हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलरली माइंड्स। सो आज हम देखने वाले हैं BPSC 101 पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करेंगे जो आपकी जून एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट कि आप हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप ये ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेगुलर क्लास अपडेट्स मिलते रहेंगे एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड, अगर किसी भी स्टूडेंट को इसके गेस्ट पेपर्स परचेज करने हो तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस। यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट को टाइप करके इजीली गेस्ट पेपर्स परचेज कर सकते हैं। इन केस परचेज करने में आपको कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321 पर। ओके, let's start with our first question. Analyze the impact of new public management reform. New Public Management (NPM) is a modern approach to public administration that is started in 1980s. It aimed to improve the efficiency, quality, and accountability of government services by using management practices from the private sector. NPM focuses on better performance, competition, customer satisfaction, and result rather than only following rules. New Public Management (NPM) पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक मॉडर्न अप्रोच है जो 1980s में शुरू हुआ था। ओके, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को प्राइवेट कंपनीज की तरह ज़्यादा एफिशिएंट, अकाउंटेबल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना है। एनपीएम का मतलब है कि गवर्नमेंट सिर्फ रूल्स फॉलो करने पर फोकस ना करे बल्कि सिटीजन को फास्ट, क्वालिटी एंड बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करे। पहले गवर्नमेंट ऑफिस में ज़्यादा पेपर वर्क, डिलेज, रिजिड रूल्स होते थे। एनपीएम ने कहा कि गवर्नमेंट को भी कस्टमर फ्रेंडली एंड परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। इसका अब हम थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं। एनपीएम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को बेटर रिजल्ट्स देना चाहिए, ठीक है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, सिटीजन्स को कस्टमर की तरह ट्रीट करना चाहिए। यानी फोकस सिर्फ प्रोसेस पर नहीं, रिजल्ट मतलब आउटकम पर होना चाहिए। सिर्फ आप रूल्स फॉलो मत करो, प्रॉपर रिजल्ट दीजिए लोगों को। Okay, positive impact of new public management reform. Improved efficiency. One of the biggest achievement of NPM is better efficiency in government department. It encourage proper use of resources, reduce waste and improve productivity. Efficiency क्या होती है? कम resources में ज़्यादा और better काम करना, ठीक है। तो NPM ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को encourage किया कि आप टाइम बचाइए, मनी को वेस्ट मत कीजिए एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। इससे गवर्नमेंट का काम और ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। Better quality of public services. NPM treats citizens as customers. As a result, government department focus more on providing fast, transparent, and quality services such as online application, digital payments, and e-governance. पहले गवर्नमेंट सर्विसेज लेने में बहुत टाइम लगता था, राइट, लेकिन एनपीएम के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन, डिजिटल पेमेंट, ई गवर्नेंस, ऑनलाइन सर्टिफिकेट, ये सारी सिस्टम्स आ गए। इससे सिटीजन्स को फास्ट एंड बेटर सर्विसेज मिलने लगी। इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड रेगुलर इवैल्यूएशन मेक गवर्नमेंट ऑफिशियल मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क। क्लियर टारगेट्स हेल्प इन इम्प्रूविंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? अपने काम के लिए जवाबदेह होना। एनपीएम ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए क्लियर टारगेट और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रखा गया। इससे ऑफिसर अपने काम के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन गए थे। Decentralization of power. NPM gives more authority to local government and public agency. This allows quicker decision making and better solution according to local needs. Power, see, decentralization का मतलब होता है पावर को सिर्फ सेंटर में ना रखकर लोकल गवर्नमेंट एंड पब्लिक एजेंसीज को भी देना। इससे लोकल लेवल पर जल्दी डिसीजन लिए जा सकते हैं एंड लोकल प्रॉब्लम्स का बेटर सॉल्यूशन भी मिल सकता है। Promotion of competition. NPM encourage competition between public and private organization in providing services. This often leads to lower cost, better quality and innovation. NPM ने गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच कंपटीशन को एनकरेज किया। कंपटीशन की वजह से कॉस्ट कम हो गई, क्वालिटी इंप्रूव हो गई एंड इनोवेशन बढ़ा। जब कंपटीशन होता है तो ऑर्गेनाइजेशन बेटर सर्विसेज देने की कोशिश करता है। Customer oriented approach. Government organization pay more attention to the needs and satisfaction of citizen. Feedback system, grievance redressal, citizens charters are examples of this approach.
एनपीएम कहता है कि सिटीजन को कस्टमर की तरह ट्रीट करो, गवर्नमेंट को लोगों की नीड्स एंड सेटिस्फैक्शन पर ध्यान देना चाहिए। इसी वजह से सिटीजन चार्टर, फीडबैक सिस्टम, ग्रीवेंस रिड्रेसल, ये सारे सिस्टम शुरू हुए ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्यूशन दिया जा सके एंड उनसे पूछा भी जा सके कि हम इसमें क्या चीज़ें ठीक कर सकते हैं, कैसी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है, जिसे क्या कहते हैं फीडबैक सिस्टम। Use of technology. NPM support the use of and administration. Online service, digital record, and e-governance have made the government services more accessible and transparent. NPM ने टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत बढ़ाया, ठीक है, जैसे डिजिटल रिकॉर्ड्स हो गए, ऑनलाइन सर्विसेज हो गई, ई गवर्नेंस हो गया, तो इससे ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी दोनों इम्प्रूव हो गई, है ना, एंड लोगों के लिए चीज़ें काफ़ी ईजी हो गई और ट्रांसपेरेंट भी हो गई। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट रिफॉर्म। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने देख लिए, अब इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे। एक्सेसिव फोकस ऑन प्रॉफिट एंड परफॉर्मेंस। Sometimes NPM gives too much importance to efficiency and financial savings while ignoring social welfare and equality. कभी कभी गवर्नमेंट एफिशिएंसी एंड कॉस्ट सेविंग पर इतना फोकस करती है कि वो सोशल वेलफेयर एंड इक्वालिटी को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाती है। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि पब्लिक वेलफेयर भी होना चाहिए। वीकनिंग ऑफ पब्लिक वैल्यूज। प्राइवेट सेक्टर प्रैक्टिस में रिड्यूस द फोकस ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, एथिक्स एंड सोशल जस्टिस विच आर द मेन गोल्स ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। प्राइवेट सेक्टर की प्रैक्टिस अडॉप्ट करने से एथिक्स, सोशल जस्टिस, पब्लिक इंटरेस्ट जैसे वैल्यूज़ कभी कभी कम इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है उनका फोकस क्या रहता है, प्रॉफिट ही रहता है। उनका ये सब वैल्यू थोड़ी रहती है कि एथिक्स फॉलो करना है, कि सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना है, तो ये सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस कम मिलती है। इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी। प्राइवेटाइजेशन एंड आउटसोर्सिंग में इम्प्रूव सर्विसेज इन अर्बन एरियाज but can reduce access for poor and rural people if services become expensive. प्राइवेटाइजेशन एंड आउटसोर्सिंग की वजह से कभी कभी रूरल एंड पुअर एरियाज में सर्विसेज महंगी या कम एक्सेसिबल हो जाती हैं, तो इससे क्या होता है, इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। जॉब इनसिक्योरिटी। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट एंड आउटसोर्सिंग में रिड्यूस जॉब सिक्योरिटी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड अफेक्ट स्टाफ मोरल। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब एंड आउटसोर्सिंग की वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो जॉब सिक्योरिटी है वो कम हो सकती है एंड इसका इफेक्ट एम्प्लॉयज़ के मोरल पर भी पड़ सकता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू कंक्लूजन। New public management reform have brought significant changes in public administration by improving efficiency, accountability, service quality, and the use of technology. However, they also face criticism for giving too much importance to market principle and neglecting social equity. Therefore, government should maintain a balance between efficiency and public welfare. A combination of good governance, transparency, citizen participation, and MPM principles can build an effective and people-friendly public administration. न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ा चेंज लाया। इसने गवर्नमेंट को एफिशिएंट, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक बनाया। हालांकि इस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ कि कभी कभी प्रॉफिट एंड मार्केट प्रिंसिपल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है एंड सोशल इक्विटी को कम देता है। इसलिए सबसे अच्छा अप्रोच ये है कि एनपीएम की एफिशिएंसी को गुड गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड पब्लिक वेलफेयर के साथ बैलेंस किया जाए। इसीलिए एक सही कॉम्बिनेशन गुड गवर्नेंस का, ट्रांसपेरेंसी का, सिटीजन पार्टिसिपेशन का, ये सारी चीज़ें एक अच्छी, इफेक्टिव एंड पब्लिक फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्ड करने में हेल्प कर सकती है। ओके, यस, एग्जामिन द चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑफ गुड गवर्नेंस। Good governance means that the government work in a transparent, accountable, efficient and fair manner. It ensures that public services are delivered properly, citizens' rights are protected, and development benefits everyone. However, achieving good governance is not easy because governments face many challenges and issues. Good governance का मतलब है कि government ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, एफिशिएंट एंड फेयर रहे, ठीक है, अपना जो काम है वो अच्छे तरीके से करे। गुड गवर्नेंस का मतलब है ऐसी गवर्नमेंट जो ईमानदारी से काम करे, लोगों की बात सुने, उन्हें अच्छी पब्लिक सर्विसेज दे और उनके साथ इक्वालिटी मतलब बराबरी का बिहेवियर रखे, व्यवहार करे। लेकिन गुड गवर्नेंस अचीव करना इतना आसान नहीं होता। गवर्नमेंट को कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेट्स सी चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑफ गुड गवर्नेंस। सबसे पहला आता है करप्शन।
Corruption is one of the biggest obstacle to good governance. Bribery, misuse of public funds, and abuse of power reduce public trust and slow down development. करप्शन के बारे में मुझे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. एक ऑफिशियल अपनी पावर का गलत यूज़ करके खुद का पर्सनल बेनिफिट देखता है, उसे हम क्या कहते हैं? करप्शन कहते हैं. जैसे ब्राइब लेना, पब्लिक मनी का मिसयूज़ करना, पावर का गलत यूज़ करना, ये सारी चीज़ें करप्शन में आती हैं. करप्शन की वजह से डेवलपमेंट स्लो हो जाता है एंड लोगों का गवर्नमेंट पे जो ट्रस्ट है वो कम हो जाता है. Lack of transparency. When government decisions and policies are not open to public, people cannot know how resources are being used. This creates suspicion and increase corruption. Transparency का मतलब है गवर्नमेंट का काम ओपनली एंड क्लियरली दिखना. अगर गवर्नमेंट डिसीजन, स्पेंडिंग एंड पॉलिसीज़ को क्लियरली नहीं बताएंगी तो उससे क्या होगा? कन्फ्यूजन बढ़ेगा, है ना, और डाउट भी बढ़ेगा. एंड ट्रांसपेरेंसी की जो कमी होती है उससे ही करप्शन को भी बढ़ावा मिलता है. वीक अकाउंटेबिलिटी. Public officials should be responsible for their action. If there are no proper system to punish mistake or misuse of power, accountability become weak. अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अपने काम के लिए जवाबदेह होना. अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गलती करें और उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ही ना लिया जाए तो अकाउंटेबिलिटी वीक हो जाती है. इससे पब्लिक सर्विसेज की जो क्वालिटी है वो भी अफेक्ट होती है, क्योंकि कोई देखने वाला ही नहीं है कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है. गलत वालों को कोई पनिश करने वाला ही नहीं है. तो इसकी वजह से क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी वीक हो जाती है. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. Frequent political pressure on government department affect fair decision making. It may lead to favoritism instead of public welfare. कभी कभी पॉलिटिशियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के डिसीजन में अननेसेसरी प्रेशर डालते हैं. इस वजह से डिसीजन पब्लिक वेलफेयर के बजाय पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से ले लिए जाते हैं. तो ये गुड गवर्नेंस के लिए एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है. फॉर एग्जांपल कोई डिसीजन लिया जाना था कि यहाँ पे एक रोड बनाई जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो गांव हैं उनको बहुत प्रॉब्लम पड़ती है. लेकिन कोई लीडर आया, वो बोले नहीं यहाँ पे कोई ऐसा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इससे अच्छा एक काम करो कि इधर रोड बना दो. तो ये क्या किया उन्होंने? गुड गवर्नेंस के लिए ये तो एक प्रॉब्लम ही है. जो पॉलिटिकल लीडर ने कहा वही हुआ. तो ये चीज़ गलत है, हमारे पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा गलत है. ब्यूरोक्रेटिक डिलीज. स्लो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, एक्सेसिव पेपर वर्क एंड रेड टेप delay the delivery of public services. This cause inconvenience to citizen. गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत सारा पेपर वर्क होता है, स्लो प्रोसीजर होते हैं और रेड टेप का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा रूल्स एंड फॉर्मेलिटीज़. एंड इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से काम बहुत डिले कर जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है, बहुत देर हो जाती है. इससे सिटीजन को अननेसेसरी परेशानियाँ होती है. लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन. Good governance require active participation of citizens. However, low awareness, poor education, lack of opportunities prevent people from taking part in decision making. Good governance तभी possible होता है जब citizens भी actively participate करें. लेकिन लोग awareness की कमी, education की कमी, opportunities की कमी की वजह से गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते. इससे डेमोक्रेसी वीक हो जाती है. Inequality and social exclusion. Many poor, rural, marginalized groups do not receive equal access to education, healthcare, employment, government services, and this creates social inequality. सभी लोगों को गवर्नमेंट सर्विसेज इक्वली मिलनी चाहिए, लेकिन मिल पाती है क्या? नहीं. रूरल, पुअर, विमेन, SC/ST, मार्जिनलाइज ग्रुप, इन लोगों को इक्वल एक्सेस नहीं मिल पाता है, ना एजुकेशन का, हेल्थ केयर का, ना एम्प्लॉयमेंट का. इनमें उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है, जिससे सोशल इनइक्वालिटी बढ़ती है. पुअर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. Digital governance improve efficiency, but many areas still lack internet facilities, digital literacy, and proper infrastructure. This limit the success of e-governance. आज डिजिटल गवर्नेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन कई एरियाज़ में ना इंटरनेट है और ना ही डिजिटल लिटरेसी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो इन्हीं की वजह से ई गवर्नेंस का जो फुल बेनिफिट है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है. तो ये भी एक गुड गवर्नेंस के लिए चैलेंज है. Lack of skilled human resource. Many government departments face shortage of trained staff. Lack of skill and proper training affects the quality of public service delivery. कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ट्रेन स्टाफ की कमी होती है, एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती. इसका डायरेक्ट इफेक्ट पब्लिक सर्विस की क्वालिटी पर
पड़ता है। एनवायरमेंटल एंड ग्लोबल चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर, पैंडेमिक, इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट न्यू गवर्नेंस चैलेंज। गवर्नमेंट मस्ट रिस्पॉन्ड क्विकली एंड इफेक्टिवली टू दिस सिचुएशन। आज गवर्नमेंट को नए चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गए, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए। तो इन सिचुएशन में गवर्नमेंट को फास्ट एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स देना पड़ता है। ये गुड गवर्नेंस के लिए एक नया चैलेंज है। मेजर्स टू इम्प्रूव गुड गवर्नेंस, किस तरह से हम अपने गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं? लेट्स सी। स्ट्रेंथन एंटी करप्शन लॉज एंड इंस्टीट्यूशन। एंटी करप्शन लॉज को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि किसी भी तरह का करप्शन अगर दिखा तो उसके ऊपर 10 लाख का फाइन है, ठीक है। डिजिटल गवर्नेंस को प्रमोट करना चाहिए, ओके। पब्लिक ऑफिशियल्स की जो अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़ानी चाहिए। सिटीज़न का जो पार्टिसिपेशन है उसे इंकरेज करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन डिले कम होना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को रेगुलर ट्रेनिंग देनी चाहिए। जो टेक्नोलॉजी है उसका बेटर यूज़ करना आना चाहिए। एंड साथ में सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए। ये सारे तरीके हैं जिससे हम अपना गवर्नेंस इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके। लेट्स सी द कंक्लूजन। Good governance is essential for democracy, economic growth, social justice. Although corruption, political interference, weak accountability, inequality, and administrative inefficiency remain major challenges. अब जो भी हमने अच्छे पॉइंट पढ़े वो आप ऊपर लिख दीजिए, जैसे डेमोक्रेसी हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, सोशल जस्टिस हो गया। ये चीज़ों के लिए गुड गवर्नेंस तो ज़रूरी है ही, लेकिन करप्शन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये इनइक्वालिटी, ये सारी चीज़ें आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के घूम रही है। एंड ये सारे चैलेंजेस को हमें एड्रेस करना चाहिए, किसके थ्रू? ट्रांसपेरेंसी के थ्रू, पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू, अच्छे लॉज बनाकर एंड टेक्नोलॉजी का सही यूज़ करके। गवर्नमेंट दैट इज़ अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, पीपल सेंटर्ड कैन अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल द सिटीजन। जहाँ भी अच्छी गवर्नमेंट है, जो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, पीपल सेंटर्ड है, वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना बहुत आसान है और सिटीज़न की लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगी। एंड साथ में ही सिटीज़न की जो क्वालिटी लाइफ है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। एग्जामिन द पैरामीटर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग जेंडर इन एडमिनिस्ट्रेशन। Gender administration means understanding the different needs, roles, and experience of women, men, and other gender group while making government policies providing public services. A gender-sensitive administration ensure equal opportunities, fair treatment, inclusive development for everyone. It help remove discrimination and promote social justice. Gender in administration का मतलब है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड पब्लिक सर्विसेज बनाते वक्त विमेन, मेन एंड दूसरे जेंडर ग्रुप्स की अलग अलग नीड्स एंड प्रॉब्लम को समझा जाए और सबके साथ इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो जेंडर सेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट किसी के साथ भी जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना करे और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इक्वालिटी लाना नहीं बल्कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना भी है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट करने का मतलब है सबको साथ लेकर डेवलपमेंट करना, ओके। Gender equality, the first parameter is providing equal rights and opportunities to all the genders. Government job, promotion, education, healthcare and public services should be available without discrimination. जेंडर इक्वालिटी क्या होती है? इसका मतलब होता है विमेन एंड मेन को इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गई, प्रमोशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, सब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ सबको मिलना चाहिए। हर पर्सन को उसकी एबिलिटी के बेसिस पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। Gender equity. Gender equity means giving special support to those who are disadvantaged. Since women have faced social and economic inequalities for a long time, policies like maternity leave, women's hostel, reservation help create equal opportunities. ओके, 1 मिनट। बहुत स्टूडेंट्स इक्वालिटी एंड इक्विटी में बहुत कंफ्यूज होते हैं। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी मतलब जिसे ज़्यादा ज़रूरत हो उसे एक्स्ट्रा सपोर्ट देना, एंड इक्वालिटी मतलब सबको एक जैसा देना। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है कि विमेन ने हिस्ट्री में काफ़ी तरह के सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ फेस किए हैं, इसलिए उन्हें मैटरनिटी लीव देना चाहिए और रिजर्वेशन देना चाहिए, स्पेशल वेलफेयर स्कीम देना चाहिए। यही सारी चीज़ें जेंडर इक्विटी में आती हैं। Gender sensitivity. Administration should understand the different needs and the problem of women and men. Public offices should have respectful environment, proper complaint system, and protection from harassment.
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वुमेन और मेन की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, जैसे सेफ वर्क प्लेस हो गया, कंप्लेन सिस्टम हो गया, हरासमेंट से प्रोटेक्शन हो गया, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, ये सब जेंडर सेंसिटिविटी का पार्ट है और ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि वुमेन सेफ रहें. Gender mainstreaming. Gender concerns should be included in every stage of policy making, planning, budgeting, implementation, and evaluation. This ensures that government schemes benefit both men and women equally. जेंडर मेन स्ट्रीमिंग क्या होती है? गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाए, बजट बनाए, प्लानिंग करे, इम्प्लीमेंटेशन करे, एवैल्यूएशन करे, तो हर स्टेज पे विमेन और मेन दोनों की नीड्स का ध्यान रखा जाए, यानी जेंडर को हर पॉलिसी का इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाए. यही चीज़ जेंडर मेन स्ट्रीमिंग है. ठीक है. विमेन्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. Women should have equal representation in administration, politics, local government, and leadership positions. Their participation improve policy decision and strengthen democracy. एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स में विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. विमेन को लीडरशिप पोजीशन, पंचायत, पार्लियामेंट, डिसीजन मेकिंग बॉडीज़, यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए. जब विमेन डिसीजन लेती है तो पॉलिसीज़ और ज़्यादा इंक्लूसिव बन जाती है, क्योंकि वो अपना भी सोचती है एंड दूसरे जेंडर का भी सोचती है. जेंडर बजटिंग. गवर्नमेंट बजट शुड कंसिडर द नीड्स ऑफ विमेन एंड गर्ल्स. Funds should be allocated for education, health, safety, skill development and employment of women. गवर्नमेंट बजट बनाते वक्त विमेन और गर्ल्स की नीड्स को भी ध्यान में रखना चाहिए. ठीक है, जैसे बजट में फंड्स अलोकेट करना फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किल डेवलपमेंट, सेफ्टी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है. इससे विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट मिलेगा. Safety and security. Administration must ensure the safety of women through effective policies, fast justice, street lighting, safe transport, and strict implementation of law against violence and harassment. एडमिनिस्ट्रेशन का ये ड्यूटी है कि वो विमेन को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा सके, जैसे स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बना दो, फास्ट जस्टिस प्रोवाइड करवा दो, स्ट्रीट लाइटिंग हर जगह प्रोवाइड करवा दीजिए, सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. ये सब जेंडर सेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है. इसी के थ्रू विमेन सेफ फील करेगी, उनके साथ गलत चीज़ें रुक जाएंगी और वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगी. एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज. Women and men should have equal access to education, healthcare, employment, financial service, digital technology, and welfare scheme without discrimination. विमेन और मैन दोनों को इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए. किसका? एजुकेशन का, हेल्थ केयर का, एम्प्लॉयमेंट का, गवर्नमेंट स्कीम्स का. ठीक है, तो किसी भी जेंडर के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भले वो मैन हो या विमेन हो. सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं उनका ईजी एक्सेस मिलना चाहिए. लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट. स्ट्रॉन्ग लॉज एंड इंस्टीट्यूशन आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट जेंडर राइट्स. प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ रिलेटेड टू इक्वल पे, workplace safety and prevention of discrimination is essential. जेंडर इक्वालिटी के लिए सिर्फ पॉलिसीज़ बनाना काफ़ी नहीं है. स्ट्रॉन्ग लॉ और इंस्टीट्यूशन भी होने चाहिए, जैसे इक्वल पे लॉज, वर्कप्लेस सेफ्टी, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज. तो इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर सेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन. अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, लेट्स सी. इससे इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस प्रमोट होगा, जो गवर्नेंस की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, वुमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा, डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस काफ़ी हद तक कम होगा, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सपोर्ट होगा एंड डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स को स्ट्रेंथ मिलेगी. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग जेंडर इन एडमिनिस्ट्रेशन इज एसेंशियल फॉर गुड गवर्नेंस. An administration that follow gender equality, gender sensitivity and inclusive policies can ensure fair treatment and equal opportunities for all the citizens. Gender responsive administration not only empower women but also contribute to overall development and progress of society. जेंडर इन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सिर्फ वुमेन के लिए अलग पॉलिसीज़ बनाना नहीं है, बल्कि वुमेन, मेन एंड जितने भी जेंडर ग्रुप्स हैं उनके लिए फेयर, इक्वल एंड रिस्पेक्टफुल एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करना है. जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी, जेंडर सेंसिटिविटी, ये सारी चीज़ें, ये सारे पैरामीटर्स एक इंक्लूसिव एंड पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. Gender responsive administration not only empowers women but also contributes to overall development of and progress of society. Gender responsive administration सिर्फ women को empower नहीं करते बल्कि overall development and progress of society को ensure करते हैं कि अगर ये होगा तो पूरी society develop भी करेगी and progress भी करेगी. Write a note on the meaning and basic features of public choice theory. Public choice theory is a modern approach in administration
and economics. It applies economic principle to political decision making. It explains that politicians, government officials, voters often act according to their own interest, just like people in the market. The theory studies that how public decisions are made and why government policies sometimes fail to achieve the best results. Public choice theory, public administration and economics का एक बहुत ही मॉडर्न अप्रोच है. ये थियोरी बताती है कि पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्केट में कंज्यूमर्स और जो बिजनेसमैन हैं वो अपने फ़ायदे के हिसाब से डिसीजन लेते हैं. एंड ये थियोरी स्टडी करती है कि किस तरह से पब्लिक डिसीजंस बनाए जाते हैं और क्यों गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कभी कभी फेल हो जाती है अपने बेस्ट रिजल्ट्स अचीव करने में. ओके, मीनिंग ऑफ पब्लिक चॉइस थ्योरी. पब्लिक चॉइस थ्योरी वॉज डेवलप्ड मेनली बाय जेम्स बुchanan and Gordon Tullock. It assumes that people working in government are not always motivated by public welfare alone, like consumer and business. They also try to maximize their personal benefits, such as power, vote, promotion, income, and reputation. According to this theory, political decisions are influenced by self-interest of the voters, politicians, bureaucrats, and pressure group. Therefore, the government action should be studied in the same way as market behavior. पहले ये माना जाता था कि गवर्नमेंट हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में ही डिसीजन लेती है, लेकिन पब्लिक चॉइस थियोरी ने कहा कि गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग आम इंसान की तरह होते हैं. जैसे पॉलिटिशियन वोट जीतना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स प्रमोशन और पावर चाहते हैं, एंड वोटर्स उन्हीं पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते हैं जिनमें उनका फ़ायदा हो. यानी पॉलिटिकल डिसीजन पर सेल्फ इंटरेस्ट का भी इफेक्ट पड़ता है. लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. जैसे कंज्यूमर एंड बिजनेस अपना प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, उसी तरह से ये लोग भी अपना इनकम, अपना पावर, ये सब बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं. तो ये ऐसे डिसीजन लेते हैं जहाँ पे इन लोगों का ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, ज़्यादा इन्हें पावर मिल सके. ओके, बेसिक फीचर्स ऑफ पब्लिक चॉइस थियोरी. सेल्फ इंटरेस्ट. The theory believed that every individual act to achieve personal goals. Politicians seek votes, bureaucrats seek promotion, and voters support policies that benefit them. Self interest का मतलब क्या होता है? खुद के बारे में सोचना. पब्लिक चॉइस थियोरी के अकॉर्डिंग पॉलिटिशियंस क्या चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा वोट मिले, ब्यूरोक्रेट्स क्या चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा पावर मिले, वोटर्स क्या चाहते हैं कि अगले इलेक्शन में भी हमें सपोर्ट किया जाए. तो वो लोग ऐसी ही थियोरीज़ को, ऐसी ही पॉलिसीज़ को सपोर्ट करेंगे जहाँ पे उनका फ़ायदा हो. Rational decision making. People make decision after comparing cost and benefit. They choose the option that provides the greatest personal advantage. किसी भी डिसीजन को लेने से पहले उसके कॉस्ट एंड बेनिफिट का कंपैरिजन वो लोग करते हैं. एंड पब्लिक चॉइस थ्योरी कहती है कि लोग वही ऑप्शन चूज करते हैं जिनमें उन्हें अपना सबसे ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है. Government is not always perfect. Public choice theory argue that government can fail due to corruption, inefficiency, unnecessary spending, और पुअर डिसीजन मेकिंग. गवर्नमेंट फेलियर कैन बी सीरियस एज मार्केट. ये थियरी कहती है कि सिर्फ मार्केट फेल नहीं होता, गवर्नमेंट भी फेल हो सकती है. जब करप्शन, इनएफिशिएंसी, अननेसेसरी स्पेंडिंग, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट फेलियर का ही एग्जाम्पल है. तो इसलिए गवर्नमेंट के डिसीजन को भी क्रिटिकली इवेल्युएट करना चाहिए कि क्या ये सच में सही है. ठीक है, उन्हें अब जो बड़े लोग हैं वो तो खुद का ही फ़ायदा देखेंगे, लेकिन जो एजुकेटेड हैं, जो सच में देश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो लोग क्या करेंगे? वो इन चीज़ों को इवेल्युएट करेंगे. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल चॉइस. The theory emphasizes that individuals know their own needs better than the government. Therefore, personal freedom and choice should be respected. Public choice theory कहती है कि हर इंडिविजुअल अपनी नीड्स को गवर्नमेंट से बेटर समझता है, इसलिए पर्सनल फ्रीडम और इंडिविजुअल चॉइस का रिस्पेक्ट होना चाहिए. गवर्नमेंट को अननेसेसरी इंटरफेरेंस कम करना चाहिए. रोल ऑफ कॉम्पिटिशन. It supports competition in providing public services because competition improve efficiency, reduce waste and increase accountability. ये थियोरी कंपटीशन को सपोर्ट करती है. कंपटीशन की वजह से एफिशिएंसी बढ़ती है, वेस्ट कम होता है, अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होती है एंड बेटर क्वालिटी सर्विसेज मिलती है. इसलिए पब्लिक चॉइस थियोरी के सपोर्टर्स कंपटीशन को इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि अगर दो लोग हैं, अगर कोई एक है तो वो तो कैसे भी काम करेगा, कोई नहीं देख रहा. लेकिन यहीं पे अगर इसके कंपटीशन में 3 लोग और आ जाएं तो ये क्या चाहेगा कि मेरा काम सबसे अच्छा हो. इससे क्या होगा? एफिशिएंसी अच्छी हो रही है, वो अपना वेस्ट कम करने की कोशिश करेगा और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएगा. लिमिटेड गवर्नमेंट. द थियोरी सजेस्ट दैट द गवर्नमेंट शुड परफॉर्म ओनली एसेंशियल फंक्शंस.
एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल में रिड्यूस एफिशिएंसी एंड इंक्रीज ब्यूरोक्रेसी। ये थियोरी ये भी कहती है कि गवर्नमेंट को सिर्फ वही फंक्शन करना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट हर चीज़ में इंटरफेयर करेगी तो ब्यूरोक्रेसी बढ़ेगी, डिलेज बढ़ेंगे एंड एफिशिएंसी कम होगी। इसलिए आप वही काम कीजिए जो आपके लिए है, बाकी चीज़ों में आप घुसने की कोशिश मत कीजिए। इसलिए गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड एंड इफेक्टिव होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। Public officials should be accountable for their decision. Transparent governance help reduce corruption and misuse of public resources. Public officials को अपने डिसीजन के लिए आंसरेबल होना चाहिए। साथ ही गवर्नमेंट का काम ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए। इससे करप्शन कम होता है, पब्लिक ट्रस्ट बढ़ता है एंड गवर्नेंस भी इम्प्रूव होती है। एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक चॉइस थियोरी। ये थियोरी पब्लिक रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ प्रमोट करती है ना, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करती है, ठीक है, गवर्नमेंट फेलियर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, बेटर पॉलिसी मेकिंग में इनकरेज करती है एंड साथ में सिटीजन की पार्टिसिपेशन भी बढ़ाती है। अब इसकी कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं ऑफ कोर्स। इट गिव्स टू मच इंपॉर्टेंस टू सेल्फ इंटरेस्ट एंड इग्नोर पब्लिक सर्विस मोटिवेशन। ये थियोरी मान लेती है कि सब लोग सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं, लेकिन रियलिटी में कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जो ऑनेस्टली पब्लिक सर्विसेज भी करते हैं। इट अज्यूम दैट एवरीवन बिहेव्स रैशनली विच इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। ये थियोरी ये कहती है कि सब लोग रैशनल डिसीजन लेते हैं, वैल्यू, लेकिन इमोशंस, वैल्यू एंड सोशल फैक्टर्स भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इट में अंडरएस्टिमेट द रोल ऑफ एथिक, वैल्यू एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। थियोरी कभी कभी एथिक्स, पब्लिक सर्विसेज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम इंपॉर्टेंस देती है, जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, Let's see the conclusion. Public choice theory provides a practical way of understanding how political and administrative decisions are made. It reminds us that government officials, like other individuals, may pursue their own interests. At the same time, it emphasizes the need for accountability, transparency, competition, and limited government to ensure efficient and public-oriented governance. पब्लिक चॉइस पॉलिसी हमें बताती है कि गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग भी आम इंसान की तरह अपने इंटरेस्ट से इफेक्टेड होते हैं, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, कंपटीशन जैसे प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए ताकि पब्लिक रिसोर्सेज का सही यूज़ हो और सिटीजन्स को बेटर सर्विसेज मिल सके। इसलिए पब्लिक चॉइस थियोरी को मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरी माना जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक तरीके से समझती है और गुड गवर्नेंस को मजबूत बनाने में मदद करती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।